गारी बन गई लहू की बूंद गिरी जो पग से, चमक रहे पीछे मुड़ देखो चरण चिन्ह जगमग से। और अधिक लो जान देवता इतना क्रूर नहीं है, और थककर बैठ गए क्या भाई, अब मंजिल दूर नहीं है, अब परीक्षा दूर नहीं है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अरुण कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप जानते हैं कि मैं रोजाना आपके समक्ष एक मॉक टेस्ट लेकर हाजिर होता हूं, और आज मॉक टेस्ट नंबर 6 आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस टेस्ट पर बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो लोग जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके के महत्वपूर्ण वीडियोस, ये मॉक टेस्ट आपको आगे भी प्राप्त होते रहें। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1, आप भारतीय उपमहाद्वीप के प्रथम साम्राज्य पर परियोजना कार्य के लिए छात्रों को किस साम्राज्य के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए गुप्त साम्राज्य, ऑप्शन नंबर बी वाकाटक साम्राज्य, ऑप्शन नंबर सी कुषाण साम्राज्य, ऑप्शन नंबर डी मौर्य साम्राज्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मौर्य साम्राज्य, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप के प्रथम साम्राज्य पर परियोजना कार्य के लिए छात्रों को मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए कहेंगे, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य पश्चिमोत्तर के अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, शुरुआती सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए धातु के सिक्कों पर आकृतियां आहत थीं, ऑप्शन नंबर बी आकृति देने के लिए सिक्कों को ठोस औजार द्वारा आहत किया जाता था, ऑप्शन नंबर सी लोगों को आहत मुद्रा भुगतान के बाद रसीद के तौर पर मिलती थी, ऑप्शन नंबर डी आसान संग्रहण संचयन के लिए सिक्कों को आहत किया जाता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो धातु के सिक्कों पर जो आकृतियां थीं वो आहत थीं, और आहत शब्द से स्पष्ट यह है कि इन सिक्कों पर प्रतीकों को आहत कर उन्हें बनाया जाता था। चांदी व तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। दिल्ली सल्तनत काल में गुलाम को उच्च पद पर नियुक्त करने का क्या कारण था? ऑप्शन नंबर ए उन्हें नियंत्रण में रखना आसान था और कम वेतन दिया जा सकता था, ऑप्शन नंबर बी सुल्तान और उनके उत्तराधिकारियों का उनके जीवन पर स्वामित्व होता था, ऑप्शन नंबर सी वे सुल्तान और उसके उत्तराधिकारियों के प्रति वफादार होते थे, ऑप्शन नंबर डी वे अपने स्वामी के विश्वसनीय और उन पर आश्रित होते थे। प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वे अपने स्वामी के विश्वसनीय और उन पर आश्रित होते थे। प्रश्न नंबर 4, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया। ऑप्शन नंबर ए सती प्रथा समाप्त करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी लड़कियां पढ़ सकें, ऑप्शन नंबर सी विधवा विवाह हो सके, ऑप्शन नंबर डी सभी जातियों में समानता के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी विधवा विवाह हो सके। इसके लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया। और आप ये जान लीजिएगा कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो हैं आपकी सीटेट परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। कई बार कई परीक्षाओं में सीटेट में कई बार जो है ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में जो है पूछा गया है, उनसे संबंधित प्रश्नों को पूछा गया है।
प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किस समुदाय को अंग्रेजी फौज में जाने से लाभ हुआ तथा जिसकी अपनी एक रेजिमेंट भी थी? ऑप्शन नंबर ए महारों को, ऑप्शन नंबर बी इजहाबों को, ऑप्शन नंबर सी मदीगों को, ऑप्शन नंबर डी दुबलाओं को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए महारों को। और आप जान लीजिए कि महारों की भारतीय सेना में एक इन्फेंट्री रेजिमेंट है महारों की। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6, भारत के किस राज्य में कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम है? ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी झारखंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान राज्य में सबसे कम है। और यह बात तो आपको मैं पिछली वीडियो में बता ही चुका हूं कि कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिनमें से सबसे कम लंबाई वाला जो राज्य है कर्क रेखा की वो राजस्थान है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, जब जेट स्ट्रीम समुद्री हवा को एक ढक्कन की तरह फंसा लेती है और भूमि की ओर धकेलती है तो कौन सी भौगोलिक परिघटना घटित होती है? ऑप्शन नंबर ए वर्षण, ऑप्शन नंबर बी बाष्पीकरण, ऑप्शन नंबर सी हीट डोम, ऑप्शन नंबर डी चक्रवात। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी हीट डोम, यानी कि जब जेट स्ट्रीम गर्म समुद्री हवा को एक ढक्कन की तरह फंसा लेती है और भूमि की ओर ढकेलती है तो हीट डोम की परिघटना घटित होती। हीट डोम उच्च दबाव क्षेत्र है, यानी कि हीट डोम जो होता है ये उच्च दबाव क्षेत्र है, उच्च दबाव वाला एक क्षेत्र है जो उस बर्तन की तरह होता है जिस तरह लगा ढक्कन गर्मी को रोक कर रखता है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है हीट डोम। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए सभी वयस्कों को गाड़ी चलाने की अनुमति है, ऑप्शन नंबर बी सभी वयस्कों को अपने विचार प्रकट करने की सहज अनुमति है, ऑप्शन नंबर सी सभी वयस्कों को सरकार बनाने की अनुमति है, ऑप्शन नंबर डी सभी वयस्कों को मतदान करने की अनुमति है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सभी वयस्कों को मतदान करने की अनुमति है। यही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, झारखंड से एक राजगीर बच्चू मांझी दिल्ली काम की तलाश में आया है, वह संविधान प्रदत्त किस अधिकार का प्रयोग कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि झारखंड से जो राजगीर मांझी है दिल्ली काम की तलाश में आया है, वह संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग कर रहा है। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, भारत में कहीं भी आने जाने का, भारत के किसी भी हिस्से में बसने और रहने का, कोई भी पेशा चुनने, व्यापार करने का अधिकार आदि शामिल है। तो ये सारी चीजें अनुच्छेद 19 में हमको प्रदान की गई हैं, यानी कि आर्टिकल 19 के तहत हमारा संविधान जो है हमको प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। आपराधिक उल्लंघन में राज्य का पक्ष कौन प्रस्तुत करता है? ऑप्शन नंबर ए न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी पुलिस, ऑप्शन नंबर सी सरकारी वकील, ऑप्शन नंबर डी बचाव पक्ष का वकील।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सरकारी वकील। प्रश्न नंबर 11, धम्म के विषय में समझ बनाने के लिए किस प्राथमिक स्रोत का संदर्भ लिया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए अशोक के शिलालेख, ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज के शिलालेख, ऑप्शन नंबर सी रामपुरवा की बैल मूर्ति, ऑप्शन नंबर डी लौह स्तंभ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अशोक के शिलालेख, धम्म के विषय में समझ बनाने के लिए, क्योंकि अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। प्रश्न नंबर 12, निम्न में कौन सा महासागर बेरिंग जल संधि द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर ए हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर सी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी महासागर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आर्कटिक महासागर। ये बेरिंग जल संधि द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है, आर्कटिक महासागर। प्रश्न नंबर 13, वर्षा और कोहरा जैसी घटनाएं वायुमंडल की किस परत के अंदर होती हैं? ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल, ऑप्शन नंबर सी मध्यमंडल, ऑप्शन नंबर डी बाह्य मंडल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल। यानी कि क्षोभ मंडल जो है इसमें हम ये कह सकते हैं समस्त मौसम संबंधी घटनाएं जो हैं घटित होती हैं क्षोभ मंडल में, चाहे आंधी हो, वर्षा हो, कोहरा हो, जाड़ा हो, पाला हो, ओले हो, कुछ भी हो, बहुत सारी घटनाएं जो हैं मौसम संबंधी वो क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। प्रश्न नंबर 14, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए जीवाश्म विज्ञानी, ऑप्शन नंबर बी संग्रहालय विज्ञानी, ऑप्शन नंबर सी इतिहासकार, ऑप्शन नंबर डी पुरातत्वविद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी पुरातत्वविद। प्रश्न नंबर 15, भारत में काउंसिल ऑफ स्टेट्स को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए संसद, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा, ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा, ऑप्शन नंबर डी विधानसभा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा। यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो है उसको भारत में राज्यसभा के नाम से जाना जाता है, और इसका गठन जो है 1952 ईस्वी में किया गया था। इसका कभी विघटन नहीं होता है, और इसके सदस्य जो हैं इसमें जो है कुल मिला के 250 सदस्य होते हैं, और 12 लोग जो होते हैं इसमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, भारत में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार के अंतर्गत कितने वर्ष की आयु से कम के बच्चों को किसी फैक्ट्री, खदान या किसी अन्य हानिकारक काम में रोजगार प्रतिबंधित है? ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 14, ऑप्शन नंबर सी 16, ऑप्शन नंबर डी 18। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 14। यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को फैक्ट्री, खदान या अन्य हानिकारक काम में उसका रोजगार जो है प्रतिबंधित है। और ये जो है बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत एक राष्ट्रीय आयोग के तौर पे जो है इसको अधिनियमित किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, भारत में संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है?
ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर सी कार्यपालिका, ऑप्शन नंबर डी संसद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी न्यायपालिका। ये भारत में संविधान का अंतिम व्याख्याता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, संघवाद से अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए पूरे देश में एकात्मक प्रशासन, ऑप्शन नंबर बी केंद्र सरकार के हाथ में सारे प्रशासनिक बल, ऑप्शन नंबर सी देश में सरकार का एक से अधिक स्तर, ऑप्शन नंबर डी देश में एक स्तरीय सरकार या प्रशासन। क्या लगता है, क्या आंसर है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी देश में सरकार का एक से अधिक स्तर। कहने का आशय है कि संघवाद का अर्थ देश में सरकार का एक से अधिक स्तर। भारतीय संविधान में संघीय विशेषताएं हैं, जैसे द्वैराज पद्धति। संविधान में संघ स्तर पर केंद्र और राज्य स्तर पर राज्य की पद्धति को अपनाया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, गुलामगिरी नाम की पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर बी आर अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी ई बी रामास्वामी, ऑप्शन नंबर डी नारायण गुरु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए ज्योतिबा फुले। और आपके लिए मैं बता दूं, ये ज्योतिबा फुले भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि भारतीय मतलब आधुनिक काल के अंतर्गत जो जितने भी जो है मतलब एक तरीके से जो सुधार आंदोलन हुए हैं, कह सकते हैं वो महापुरुष जो है अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं। पेरियार का गैर ब्राह्मण आंदोलन किस विचारधारा पर आधारित था? ऑप्शन नंबर ए सर्वप्रथम व्यक्ति को स्वयं का सम्मान करना चाहिए, तभी दूसरे भी हमें सम्मान देंगे तथा इस तरह से हमारे साथ व्यवहार करेंगे। ऑप्शन नंबर बी स्वयं को धार्मिकता से मुक्त करना, क्योंकि सभी असमानताओं को ईश्वर की देन के रूप में प्रोत्साहित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सामाजिक असमानताओं के विरोध के तौर पर ग्रंथों में जो कहा गया है उसके विपरीत करना। ऑप्शन नंबर डी धर्म के उदय को बढ़ावा देना जो समावेशी हो तथा व्यक्तियों के लिए सम्मानजनक हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वयं को धार्मिकता से मुक्त करना, क्योंकि सभी असमानताओं को ईश्वर की देन के रूप में प्रोत्साहित किया गया था। ये पेरियार जी के जो हैं विचार हैं। एक तरीके से ये गैर ब्राह्मण आंदोलन वाली विचारधारा थी। प्रश्न नंबर 21, संविधान की समवर्ती सूची उपलब्ध कराई गई है। ऑप्शन नंबर ए केंद्र की शक्ति को संकेंद्रित करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी राज्यों को अधिक स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता देने के लिए, ऑप्शन नंबर सी केंद्र तथा राज्यों के बीच संयुक्त जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी समुदायों द्वारा निर्वाह किए जाने वाली जिम्मेदारियों की अलग श्रेणी बनाने के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची जो है केंद्र तथा राज्यों के बीच संयुक्त जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए जो है बनाई गई है। प्रश्न नंबर 22, शैली का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा अपर्दन क्रिया से होता है? शैली का निर्माण। प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर ए नदियों, ऑप्शन नंबर बी समुद्री तरंगों, ऑप्शन नंबर सी हिमनदों, ऑप्शन नंबर डी पवनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी पवनों। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं शैली की जगह, मैं आपको बता दूं, शैली की जगह ये यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, उस मिस्टेक को सही कर लीजिए, माफी चाहूंगा आपसे। यहाँ पर ये शैली की जगह छत्रक शैल होगा। यानी कि छत्रक शैल का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा किस अपर्दन क्रिया से होता है? तो इसका सही उत्तर है पवन द्वारा। यानी कि जो छत्रक बनते हैं, छत्रक शैल का जो निर्माण होता है
वो पवन के द्वारा होता है, क्योंकि पवन जो है जब चलती है तो एक तरीके से धूल को जो है उड़ा ले जाती है अपने साथ, और इसी कारण जो है छत्र का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी पवन मौसमी पवन का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए व्यापारिक पवने, ऑप्शन नंबर बी मानसूनी पवने, ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी पवने, ऑप्शन नंबर डी स्थल समीर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मानसूनी पवने। मानसूनी पवने जो होती हैं वो मौसमी पवन का उदाहरण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24, कौन सा देश सहारा मरुस्थल में नहीं आता है? ऑप्शन नंबर ए लीबिया, ऑप्शन नंबर बी ट्यूनीशिया, ऑप्शन नंबर सी माली, ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी सूडान। क्या लगता है आपको आंसर? कौन सा देश सहारा मरुस्थल में नहीं आता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी सूडान, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो सहारा है। 84 लाख वर्ग किलोमीटर में ये जो है फैला हुआ है। और दक्षिणी सूडान नहीं आता, इसके अलावा जो आते हैं उनकी आप चाहे तो लिस्ट बना लीजिएगा। लीबिया, ट्यूनीशिया, माली, मोरक्को, मौरितानिया, अल्जीरिया, नाइजर, चाड, मिस्र, ट्यूनीशिया और उत्तरी सूडान। इन देशों में इसका विस्तार है। उत्तरी सूडान में विस्तार है, लेकिन दक्षिणी सूडान में इसका विस्तार नहीं है। और दो नदियां जो हैं बेहद महत्वपूर्ण है यहां पे, एक नील और दूसरी नाइजर, जो इस मरुस्थल में जीवनदायिनी का काम करती है। प्रश्न नंबर 25, तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में मृदा संरक्षण का सबसे उचित तरीका कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मल्च बनाना, ऑप्शन नंबर बी चट्टान बांध, ऑप्शन नंबर सी रक्षक मेखलाएं, ऑप्शन नंबर डी बेद का फॉर्म। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी रक्षक मेखलाएं। मतलब फसलों के बीच में पेड़ों की कतारें लगाना रक्षक मेखला कहलाता है। रक्षक मेखला क्या है? यानी कि सीधी सी बात है कि कोई फसल है, उसके चारों तरफ जो है पेड़ लगाना, इसे ही रक्षक मेखलाएं कहते हैं। और इससे जो है मृदा संरक्षण जो है वो बेहद कम होता है। तो इसी को रक्षक मेखला कहा जाता है। किसी भी खेत के चारों तरफ जो है पेड़ों को लगाना, इसी को रक्षक मेखला कहा जाता है। प्रश्न नंबर 26, चखेसांग समुदाय जो सीढ़ी नुमा खेती करते हैं वे निम्नलिखित में से कौन से राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए मिजोरम, ऑप्शन नंबर बी नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी मेघालय, ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी नागालैंड। और इनकी सर्वाधिक जनसंख्या जो है नागालैंड में एक जिला है फेक, वहां है। ये लोग सीढ़ी नुमा खेत बना करके खेती करते हैं, चखेसांग समुदाय। प्रश्न नंबर 27, सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति के वितरण को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए शक्ति का क्षैतिज वितरण, ऑप्शन नंबर बी शक्ति का संघीय वितरण, ऑप्शन नंबर सी शक्ति का लंबवत वितरण, ऑप्शन नंबर डी शक्ति का पार्श्व वितरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शक्ति का क्षैतिज वितरण। प्रश्न नंबर 28, एक 12 साल का बच्चा कांच बनाने वाले कारखाने में काम करता है, तो इस स्थिति में किस मौलिक अधिकार का हनन हुआ? ऑप्शन नंबर ए सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार का, ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रता के अधिकार का, ऑप्शन नंबर सी शोषण के विरुद्ध अधिकार का, ऑप्शन नंबर सी शोषण के विरुद्ध अधिकार का, ऑप्शन नंबर डी समानता के अधिकार का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार।
और ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये हमारे अनुच्छेद 23 और 24 में मिलता है। अनुच्छेद 23 और 24 में ये मिलता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यानी कि आप किसी भी बच्चे को 14 वर्ष से कम के किसी भी बच्चे को किसी फैक्ट्री और कारखाने में नहीं लगा सकते। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार उसको प्राप्त है। ऐसा ही प्रश्न पीछे भी मिला था। प्रश्न नंबर 29, यदि कुछ लोग किसी अन्य प्रदेश के श्रमिकों को उनके प्रदेश में काम नहीं करने देते तो इससे श्रमिकों के किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन नंबर डी जीवन का अधिकार को नहीं, जीवन का अधिकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्रता का अधिकार। यानी कि जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं पिछले प्रश्न में, अनुच्छेद 19 के तहत किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीका मतलब विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और कोई भी पेशा अपनाने की स्वतंत्रता है, देश में कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता है, आने जाने की स्वतंत्रता है। तो ये उसकी स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि उसका एक मौलिक अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार का जो है हनन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 30, स्टॉक या यूं कह सकते हैं इसको अगर सही किया जाए तो ये है स्टॉक नहीं स्टैक। स्टैक निम्न में से किसकी अपर्दन विशेषता है? यानी कि जो स्टैक है स्टैक निम्न में से किसकी अपर्दन विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए पवन, ऑप्शन नंबर बी हिमनद, ऑप्शन नंबर सी समुद्री तरंग, ऑप्शन नंबर डी नदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी समुद्री तरंग। ऐसे तट जहां अपर्दन प्रमुख प्रक्रिया है। भृगु के निर्वर्तन से चट्टानों के कुछ अवशेष तटों पर अलग अलग छूट जाते हैं। ऐसी अलग अलग प्रतिरोधी चट्टानें जो कभी भृगु के भागते समुद्री स्टैक कहलाते हैं और स्थल रूपों की भांति समुद्री पहाड़ियों व भृगु की भांति धीरे धीरे तंग समुद्री मैदानों में परिवर्तित हो जाती है और स्थल से प्रवाहित जलोढ़ से आच्छादित रेत या सिंगल चौड़े पुलिन में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये है स्टैक। ये आज के मॉक टेस्ट का सबसे आखिरी प्रश्न था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मॉक टेस्ट अच्छा लगा होगा और अच्छा ना लगा हो तो आप तो भली भांति जानते हैं कि दवाई जो है हमेशा कड़वी ही होती है और उसका इस्तेमाल करना ही पड़ता है और तभी हम बेहतर स्वास्थ्य को प्राप्त कर पाते हैं। इन 30 प्रश्नों के बाद 30 प्रश्नों को पढ़ने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाली सीटेट परीक्षा में आप इन क्वेश्चनों से उस परीक्षा में जाकर के परिचित होंगे। इन क्वेश्चनों की मुलाकात आपसे उस परीक्षा में जाकर होगी। अगली वीडियो के साथ मैं आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होऊंगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।